हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर का जो है परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर का सेशन है। इसके अंतर्गत आप लोग को एक साल का करंट अफेयर का कवर किया जाएगा, जो कि ये सितंबर 2023 का है। और ये जो है सितंबर 2022 तक हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये खास करके 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। और जो लोग 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग इसको रिवीजन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग खंड करके इसमें करंट अफेयर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार वाला करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल कवर करने वाले हैं, जो पर्सन इन न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवीजन के तौर पर आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बिहार का करंट अफेयर जो सितंबर में न्यूज़ में रहा था। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा सेशन, उसके बाद आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसा बात था जो न्यूज़ में था बिहार का सितंबर में। टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों के रक्त में सीसा का स्तर जो है अभी एक रिसर्च किया गया है, जिसमें से क्या हुआ कि 23 राज्य में बिहार में सबसे अधिक 23 राज्य में अगर हम लोग ये कंडक्ट किया गया है ये सर्वे, तो जिसमें से बिहार में सबसे अधिक औसत जो है रक्त सीसा का स्तर जो कि 10.42 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर पाया गया है बिहार में। ठीक है, अगर हम लोग इसके सीमा की बात करें तो ये जो WHO की सीमा है ब्लड में सीसा का स्तर कितना होना चाहिए, तो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन है कितना 10.42 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब दुना से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कवरेज अगर बात करें कि बिहार में कहाँ कहाँ पे कवरेज किया गया था, तो पटना में, नवादा में, वैशाली में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और गया, इस सब में जो है बच्चों के रक्त में सीसा का स्तर बहुत ज़्यादा है। ये कंडक्ट करवाया गया था किसके द्वारा, तो महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट के द्वारा ये आयोजित किया गया था। पटना के सहयोग से जो है ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, पटना में है। तो इसका मूल्यांकन किया गया है। तो बिहार के बच्चों में जो है सीसा का स्तर बहुत ज़्यादा पाया गया, खास करके पटना, नवादा, वैशाली एवं भागलपुर। गया मंदिर जो कि गया में है, बोध गया में है, तो यहाँ पे एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सदस्य देश में कौन कौन से है, तो सदस्य देश में है भूटान है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जापान है, कंबोडिया है, मंगोलिया है, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, लाओस के राजदूत और श्रीलंका के उच्च आयुक्त भी इसमें शामिल थे। महाबोधि मंदिर है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2002 में शामिल किया गया था और यह कहाँ पर है, बोध गया में स्थित है। में रहा है बिहार में बिहार का जाति सर्वेक्षण। पटना हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, जो कि कुछ दिन पहले इसको रोक लगा दिया गया था। इसमें शामिल जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, विनोद चंद्रन और एक न्यायमूर्ति और है पार्थ सारथी, ये दोनों इसमें शामिल है। न्यायालय को जाति सर्वेक्षण 500 करोड़ रुपये के खर्च की दलील में भी कोई खास दम नजर नहीं आया। मतलब कितना खर्च हुआ था, 500 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ था जाति सर्वेक्षण जो करवाया गया बिहार में। इसमें कहा गया है कि जाति सर्वेक्षण के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा से पारित हो गया है। मतलब 500, ये अमाउंट आप याद रख सकते हैं, 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है बिहार में जो जाति सर्वेक्षण अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था उसमें। गणतंत्र पुरस्कार जो है अभी बिहार को दिया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट के द्वारा 2023 में आयोजित किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। और अभी बिहार को मिला है वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार। एक और अभी न्यूज़ में था अमृत भारत स्टेशन योजना। उन्नयन के लिए बिहार से 86 स्टेशन, ये अमाउंट, ये जो है फिगर आप लोग याद रखिएगा, 86 स्टेशन का चयन किया गया है। और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चयनित कुल स्टेशन जो है ये है 57। बिहार से टोटल कितना 86 स्टेशन है, जिसमें से जो अगर बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे का, जिसको ECR कहा जाता है, इसके अंतर्गत कुल स्टेशन 57 चयन किया गया है, जो कि डेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। जो बात है अभी न्यूज़ में रहा है, दूसरा बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम अभी 7 अगस्त को पटना में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया गया है श्री नीतीश कुमार के द्वारा। G20 पहल के तहत 20 से अधिक देशों के कलाकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। ठीक है, G20 के तहत आयोजित किया गया था। टुगेदर वी आर्ट नामक प्रदर्शनी से G20 देशों के 19 कलाकारों को कलाकृति प्रदर्शित की गई थी इसमें। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है बिहार में कहाँ दूसरा बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था पटना में। कब किया गया था, 7 अगस्त को किया गया था। उद्घाटन कौन किए थे, तो ये नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे।
नेक्स्ट पॉइंट है राइनो टास्क फोर्स। बिहार सरकार राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगी। राइनो टास्क फोर्स कौन गठन करने जा रही है? तो ये गठन करने जा रही है बिहार सरकार। और ये राइनो टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पश्चिम चंपारण के जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उसमें गेंडे को प्रजनन में वृद्धि के लिए उपाय सुझाना है इसका काम। वर्तमान में गेंडे की संख्या जो है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 1 है और पटना के चिड़ियाघर में 14 गेंडा अभी वर्तमान में स्थित है। लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गेंडे असर वाले क्षेत्र को 5% बढ़ाना। मतलब जहाँ पर भी वहाँ जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर में गेंडे की जो प्रजाति है बहुत कम हो गया है, तो अगले 2 वर्षों में टारगेट रखा गया है कि 5% तक इसको बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय गेंडे संरक्षण रणनीति जो है ये 2019 के तहत संभावित स्थल है। जानकारी है जो यहाँ हम लोग ले लेते हैं तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में है। ये 18वां बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जो कि 1990 में स्थापित किया गया था। बड़ी बिल्लियों की आबादी के घनत्व के मामले में अगर देखें तो ये 4था स्थान पर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और गंडक और मसान नदी इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये दोनों नदी का आप लोग नाम याद रखेंगे, गंडक और मसान नदी जो है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। तो अभी एक और चीज़ न्यूज़ में था यहाँ पे, घर के अंदर वायु प्रदूषण। तो दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ग्रामीण इंडोर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इसके जो है 2 यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसके प्रतिनिधित्व किए थे कौन? तो इसके प्रतिनिधित्व किए थे राकेश कुमार रंजन। और ये कवरेज किया गया था बिहार और झारखंड वाले ग्रामीण परिवार को। वास्तविक अध्ययन इसका स्टार्ट होने वाला है 2024 से शुरू होने वाला है। ये जो बेसिकली किया है क्या, घर के अंदर जो बायोमास जलाते हैं हम लोग उसमें पीएम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो आप लोग देखे होंगे जब हम लोग एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो पीएम की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं जो 2.5 आप लोग सुने होंगे। तो इसका जोखिम जो है जो मानव स्वास्थ्य पे बुरा असर प्रभाव पड़ता है, तो इसी का बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। तो इसीलिए ये टॉपिक है घर के अंदर वायु प्रदूषण, और इसको कवरेज कहाँ किया गया था? बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों को कवर किया गया था। बिहार में जो है स्टार्ट किया गया है विशेष भूमि सर्वेक्षण। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण 2025 तक पूरा किया जाएगा। और ये स्टार्ट किया गया था कब? तो 2011 से। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2011 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया, मतलब किया जा रहा है विशेष भूमि सर्वेक्षण? तो ये किया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। बिहार के अंतिम कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण 2011 ब्रिटिश प्रशासन के टाइम में किया गया था, जो कि अब 100 साल के बाद 1911 में किया गया था, उसके 100 साल के बाद अभी किया जा रहा है 2011 में। और ये कंप्लीट कब होगा? तो ये कंप्लीट किया जाएगा 2025 तक। दिवस न्यूज़ में था 11 अगस्त 2023 को 7 जवानों की शहादत की जो है 81वीं वर्षी जो पटना में मनाया गया। ये 1942 की बात है जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो पटना सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश करने में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कितने जवान थे? 7 स्टूडेंट थे बेसिकली ये। उनमें से 6 हाई स्कूल के थे जबकि 7वां कॉलेज में था। मतलब 7 बच्चे थे जिसमें से 6 बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे और 7वां बच्चे एक ही थे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे। वो 7 का नाम आप इस प्रकार देख लेंगे। कभी कभी बीपीएससी में पूछा जाता है कि इसमें से कौन जो है जो 1942 में जिसका शहादत हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट के तहत दौरान, तो इसमें से कौन नहीं थे? 3 नाम एक बार याद रख लीजिएगा। देवीपत चौधरी थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे और जगपति कुमार थे, राजन प्रसाद सिंह थे और राम गोविंद सिंह थे। तो ये 7 स्टूडेंट का नाम है जो शहीद हुए थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना सचिवालय पर ध्वज फहराने के दरमियान में। दिवस तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया अभी हाल ही में। और विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया जबकि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 9 अगस्त 2011 को ये प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और राज्य भर में लोगों को पौधा लगाने को कहा गया है इसके तहत। और जल जीवन हरियाली अभियान अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसका भी उद्देश्य यही था कि पर्यावरण मुख्य रूप से जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। चलिए, तो अभी जो है यहाँ पर बिहार में बैग क्लस्टर का डेवलप किया जा रहा है और ये कहाँ पर? मुजफ्फरपुर बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, ये बैग क्लस्टर देख लीजिए। बैग क्लस्टर कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा? उद्योग विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।
बाजार से जुड़े दृष्टिकोण ये जो है प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है और इसमें जो है सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत ये स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि प्रति माह 6,40,000 बैग का निर्माण किया जाएगा या उत्पादन किया जाएगा, जिसका मूल्य लगभग होगा 15 करोड़ रुपया, या फिर अगर बात करें तो $1.9 मिलियन इसका होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें याद ये रखना है कि बैग क्लस्टर कहाँ पर विकसित किया गया है, तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। अभी न्यूज़ में बना हुआ था चंपारण मटन। चंपारण मटन ये जो है ये ऑस्कर एकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में ये जगह बना ली है। ये मूवी का नाम है, एक शॉर्ट मूवी है चंपारण मटन। इसके निर्देशक कौन है, ये रंजन कुमार है। ये जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये छात्र है, इसी के द्वारा इसी के निर्देशक में ये चंपारण मटन मूवी बनाया गया है। और लीड रोल में है चंदन रॉय है और फलक खान है। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। इसको आप पंचायत वेब सीरीज में चंदन रॉय को देखे होंगे। बेसिकली ये जो है ये चंपारण मटन ये बजिका बोली में शूट किया गया है, जो कि बेसिकली बोला जाता है वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय वाले क्षेत्र में ये बजिका बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बजिका भाषा में इसको शूट किया गया है चंपारण मटन। और लीड रोल में है चंदन रॉय, फलक खान और निर्देशक है इनके रंजन कुमार। न्यूज में था बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं बिहार के, जिनका अभी हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो रामपुर बघेल गांव के रहने वाले हैं, जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। सुलभ इंटरनेशनल का आप लोग नाम सुने होंगे। ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने देश भर में 10,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया था। ठीक, और उन्होंने मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए 1970 से सुलभ इंटरनेशनल जो सुलभ आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था। इनके द्वारा जो है कम लागत वाला शौचालय ट्वेन पीट फलक शौचालय डिजाइन को लोकप्रिय बनाया हमारे बिहार में। तो बिंदेश्वर पाठक के बारे में आप लोग इतना याद रखना है कि ये वैशाली के रामपुर बघेल गांव के रहने वाले हैं और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं और 1970 से ये सुलभ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बात करें इसके बारे में तो बिंदेश्वर पाठक ने 1973 में आड़ा बिहार में अपना पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया था। 1974 में जो है इसके द्वारा 1974 में पटना में पहला सुलभ सार्वजनिक शौचालय जनता के लिए खोला गया था और 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1992 में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। 1991 में इसको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2009 में बिंदेश्वर पाठक को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदत्त स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इनको मिला था और 2016 में सुलभ को सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 2016 में बिंदेश्वर पाठक को या कह सकते हैं सुलभ इंटरनेशनल को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना ये जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लाभार्थी जिला कौन से होंगे, तो गोपालगंज होंगे, सिवान होंगे, सारण जिला होंगे। तो ये 3 जिला आप ये ध्यान में रखेंगे, गोपालगंज, सिवान एवं सारण, जब गंडक गंगा नदी को लिंक किया जाएगा तब। इसमें जो है कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभ जो किया जाएगा ये गोपालगंज के हीरा पाकर से और अंत कहाँ पर होगा, हैसपुर जो कि सारण में स्थित है। तो ये 3 जिला लाभान्वित होंगे गंडक गंगा लिंक परियोजना योजना से। चलिए, अभी न्यूज़ में था बिहार में बहुमंजिला आवासन योजना। ये जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण कराना, जो किया जा रहा है बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत ये बनाया जा रहा है। इसमें प्राथमिकता दिया है कि इसमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग जो भी होंगे ये इसके लाभार्थी होंगे और घर का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक का ये घर होगा और मकान 11 माह के अनुबंध पर किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या की रसोई, बिहार में पहली बार 5 जीविका दीदी को रसोई को NSO प्रमाणित किया गया है। पटना में 3 और बिहार के अन्य जिलों में से 2 किया है। ठीक है, पटना में 3 ऐसे जीविका रसोई है जिनको NSO सर्टिफिकेट प्रमाणित किया गया है और अन्य जिलों से 2 को किया गया है। ये खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया की मदद से इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। स्पेस भी थे, तो ये क्या है, विमानिका एरोस्पेस IIT पटना की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार कर रही है और इसके जो संस्थापक है विमानिका एरोस्पेस का, ये इनका नाम है मनीषा दीक्षित।
इस स्टार्टअप की स्थापना नवंबर 2022 में किया गया था, जिसका मूल्य लगभग था 100 करोड़ का मूल्य था। यह राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति का सफलता की कहानियों में से एक है। नवंबर 2022 में मनीषा दीक्षित को ड्रोन स्टार्टअप के लिए राज्य स्टार्टअप योजना के तहत 10 लाख रुपये का फंड भी मिला था। अब कंपनी बिहार के बाहर 8 राज्यों में ड्रोन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रही है। इसमें है उत्तर प्रदेश और है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश। तो बिहार के अलावा भी अपनी ये सेवा दे रहे हैं। अभी जो है जेपी गंगा पथ अभी न्यूज़ में था। ये जो है जेपी गंगा पथ करीब जो है 90 किलोमीटर का होगा। इसका विस्तार कहाँ से होगा? पश्चिम में अगर हम लोग बात करें तो दीघा से लेकर कोलाइवर तक होगा, दीघा से लेकर कोलाइवर तक होगा। और पूर्व में बात करें तो दीदारगंज से लेकर बख्तियारपुर करजन तक इसका विस्तार होगा। दीघा से गांधी मैदान तक जेपी गंगा पथ के 7 किलोमीटर हिस्से पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। के लिए महिला ITI का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के 21 जिलों में, मतलब 38 में से 21 जिलों में महिला ITI संस्था बनाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का निर्माण करना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के लिए बाहर न जाने देना। इसीलिए बिहार में महिला ITI का जो है संस्था बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अभी 38 जिला में से 21 जिला में बनाया जा चुका है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये इसको कह सकते हैं बापू परीक्षा सभागार या बापू परीक्षा परिसर, ठीक है। ये थोड़ा गलती है तो इसको सही कर लीजिएगा। इसका उद्घाटन किया गया था 23 अगस्त 2023 को। इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया गया है और ये भारत के सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। इसकी क्षमता जो है एक समय में 16,600 से अधिक विद्यार्थी इसमें बैठ के परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के लिए सुधार रोडमैप के दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, बापू परीक्षा परिसर कहाँ पर बनाया गया है? पटना में। उद्घाटन कब हुआ है? 23 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और ये क्या है? परीक्षा केंद्र है। हंसपोत, ये जो है राज्य पर्यटन विभाग पटना के द्वारा किया जा रहा है। और ये दीघा घाट से लेकर कहाँ तक जाएगा? यह जहाज मतलब दीघा घाट पर उद्घाटन किया जा रहा है, जो कवर करेगा ये क्रूज जो जहाज है पानी वाला, ये दीघा घाट से लेकर गाय घाट तक कवर करेगा। और इसी तरह का सेम इसी तर्ज पर भागलपुर में भी डॉल्फिन अभ्यारण्य के भ्रमण के लिए इसी तरह का जहाज संचालित करने की भी बात कही गई है। तो अभी फिलहाल पटना में कहाँ तक जाएगा? दीघा घाट से लेकर गाय घाट तक ये कवर किया जाएगा। अभी जो है एक प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में है बिहार में, बुनियादी संजीवनी सेवा। ये विश्व बैंक एवं बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको जो लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि मोबाइल थेरेपी वैन के माध्यम से बुजुर्ग लोग, विधवाओं और अन्य जैसे विकलांगों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करना। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। अभी बिहार के पटना में जो है अभी आयोजित किया गया था यात्रा एवं पर्यटन मेला। ये क्या है? तो बिहार में ऐसा पहला यात्रा एवं पर्यटन मेला का आयोजन किया गया था पटना में। इसका स्थान कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो स्थान है ज्ञान भवन पटना में। 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा बेसिकली ये। और इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो बिहार का जो इसमें मेन लक्ष्य ये है कि आध्यात्मिक, पर्यावरण और कल्याण और बौद्ध यात्रा को बढ़ावा देना मेन इसका कार्य है। अभी फ़िलहाल में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है, बट ये जो है बिहार में एक्सप्रेसवे अभी डेवलप किया जा रहा है NHAI के द्वारा। ये भागलपुर से बक्सर तक ये कवर किया जाएगा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन होगा किसका? तो ये अगर बिहार की बात करें तो ये 343 किलोमीटर लंबे, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। और ये 343 किलोमीटर बिहार में कवर किया जा रहा है। इसका प्रारंभ जो है चांद सराय लखनऊ से होके हैदिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ये जोड़ा जाएगा। और इसका लंबाई होगा 343 किलोमीटर। अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल कोई भी एक्सप्रेस वे बिहार में नहीं है। तो ये याद रखिएगा, बक्सर से भागलपुर तक जा रहा है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसका लंबाई 343 किलोमीटर है बिहार में। अभी जो है जो बिजली विभाग है बिहार में, वो बिजली चोरी को जो अभी बिजली विभाग में जो घाटे हो रहे हैं उसको अभी चेक किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा जो ये बिजली चोरी को चेक किया जाएगा। बिहार में जो बिजली सप्लाई का काम होता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा बिहार में बिजली का जो है वितरण किया जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भागलपुर और मुजफ्फरपुर में। 1 अगस्त 2023 से ये जो है चलाया जा रहा है।
अभी लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा सड़क शत्रु या सड़क शत्रु टैग ये दिया जाएगा। ये पटना नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उन लोगों के लिए जुर्माना का काम करेगा जो कि 500 रुपया जुर्माना लगेगा जो लोग सड़क पर क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं। इसको बेसिकली स्वच्छता सुनिश्चित करने और शहर को स्वच्छ या कचरा मुक्त बनाने के लिए ये सड़क शत्रु अभी लॉन्च किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा। और इसके तहत एक अभियान भी लॉन्च किया गया है, मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू करने जा रही है पटना नगर निगम के द्वारा। आयोग मतलब ये बिहार राज्य के महिला आयोग, ये अश्वमेध देवी को जो है राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो है पूर्व लोकसभा सदस्य एवं वरिष्ठ जदयू नेता भी रह चुकी है। और ये तो अध्यक्ष अश्वमेध देवी जो है ये अध्यक्ष चुनी गई है, नियुक्त की गई है। इसके अलावा इसमें 8 मेंबर है, तो उस 8 मेंबर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजद से 4 सदस्य हैं, प्रभावती माझी है जो कि जहानाबाद की है, राबिया खातून है जो कि भागलपुर की है, सुनीता कुशवाहा है ये गोपालगंज की है, और गीता यादव है ये सहरसा की है। बाकी अगर बात करें जेडीयू की, इसमें 2 सदस्य जेडीयू की, श्वेता विश्वास पटना की रहने वाली है, और सुलोचना देवी ये पूर्णिया की रहने वाली है। सम्मिलित किया गया है कांग्रेस के 1 सदस्य को नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सुजाता सुब्रमई ये सिवान की रहने वाली है, और एक है भोला यादव जो कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, और यह सलीम परवेज ये मदरसा बोर्ड के प्रमुख है। तो ये अध्यक्ष चुना गया है अश्वमेध देवी को। बाकी इसके अलावा भी 8 मेंबर है इसमें। मेगा कौशल केंद्र स्थापित किया जा रहा है बिहार में। ये बिहार के 38 जिलों में स्थापित किया जा रहा है एमएसएमई के अंतर्गत, और ये श्रम संसाधन विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है 38 जिला में, बिहार के 38 जिला में। और ये इसको जो सहायता मिला है विश्व बैंक से भी सहायता मिला है। इसके अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन जो है ये विकसित किया जा रहा है, और ये 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है मेगा कौशल केंद्र, जो कि 38 जिला में स्थापित किया जाएगा बिहार में। अभी न्यूज में बिहार की सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना, इसके लिए जो है अभी एक मॉस साइन हुआ है एशियाई डेवलपमेंट बैंक मतलब एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ, और भारत ने दोनों साइन किए हैं कि बिहार में जो है कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना। इसके अंतर्गत लगभग 295 मिलियन ऋण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें बिहार में जो है रोड विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेसिकली है बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों का जो कि हर एक मौसम में, बारिश में या किसी भी मौसम में ऐसा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के साथ ये विकसित किया जाएगा। 2008 से अगर हम लोग बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार में लगभग 1696 किलोमीटर राजमार्गों का यहाँ पे विकसित किया गया है, जिसमें गंगा नदी पर एक नए पुल का भी निर्माण के लिए उसको 1.63 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया था। तो अभी तक बात करें तो इनको 5 ऐसे ऋण मिला है जिससे कनेक्टिविटी सुधारने में मदद मिलेगी बिहार को। बिहार से क्या फ़ायदा होगा बिहार में, तो बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाना मेन उद्देश्य है इसका। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा तक पहुँच को बढ़ाना, उसके बाद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाजार से कनेक्ट करना ग्रामीण इलाकों को। परियोजना क्षेत्र में सामुदायिक महिलाओं को आजीविका में प्रशिक्षण के साथ साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता दुर्व्यवहार और उत्पीड़न पर जागरूकता प्रदान की जाएगी इस मिशन के तहत। चलिए, अभी न्यूज में था वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें बाघों का अभी नवीनतम रिपोर्ट जो जारी किया गया था 2022 में, इसके अनुसार पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें वर्तमान में 54 बाघ है, ठीक है। बिहार का एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। और इसमें अगर बात करें तो अपने भारत में टोटल 51 बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें जो ये है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये 23वें स्थान पर 23वें रैंक पर ये स्थित है। बिहार में अभी जांच की उत्कृष्टता के लिए अभी जो है पदक दिया गया है 2023 में। बिहार से 4 पुलिस को दिया गया है, 4 पुलिस अधिकारी है। वो 4 पुलिस अधिकारी कौन कौन से हैं? जयंत कांत है, संतोष कुमार है, राकेश कुमार है और कार्तिकेय शर्मा है। इन चारों को अभी मिला है जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक मिला है 2023 का। आगे है ध्वजारोहण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में जो अभी ध्वजारोहण किया है राष्ट्रीय ध्वज का, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 17वीं, मतलब कि 17 बार झंडा फहराया है, ठीक है। समारोह में 13 विभाग की झांकी निकली थी। तो ये याद रखना है आप लोग को, नीतीश कुमार ने जो गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराए हैं, तो 17 बार, ठीक है। और ये रिकॉर्ड है उनका झंडा फहराने का। इस सरकार की योजनाएं, इसके अंतर्गत कौन सी योजना लॉन्च हुआ अभी रिसेंट जो न्यूज में था, जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या पूछा जा सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए,
तो इसमें पहला है कि संसाधन दक्षता परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संसाधन दक्षता को बढ़ाना और चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए कंपनी सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, आगे है, चलिए अभी न्यूज में था राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन का ये दूसरा चरण अभी लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना, और ये वैश्विक लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 ये भारत में कब रखा? 2027 तक इसको खत्म करना है, और वैश्विक लक्ष्य रखा गया 2030 तक इसको खत्म करना है। इसके अंतर्गत जो है 9 राज्य में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और भारत के 81 जिलों के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9 राज्य कौन आता है? तो असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश में ये चलाया जा रहा है, और लक्ष्य रखा है 2027 तक, जिसमें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करना है। सिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा आमतौर पर हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो लसिका तंत्र को खराब करता है और शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि हो जाती है। इसका कारण क्या है? ये परजीवी से होता है। तो ये कौन से परजीवी है? फलेरिया परजीवी के नाम से इन रोग होता है, और ये जो है बेसिकली और कुछ नहीं जानना है इसमें, ये कुलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है। ये एक माध्यम है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं, और ये रख सकते हैं परजीवी का नाम फाइलेरिया परजीवी के, इसका नाम ये आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ चलाया जा रहा है लखपति दीदी योजना। इसमें जो है 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को MSME मतलब सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वह प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया कमा सके। तो इसी का नाम है लखपति दीदी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत NCAP। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इसका फुल फॉर्म है भारत न्यू कार्ड असेसमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, और ये जो लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2023 को, ये लॉन्च किया जाएगा 1 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च किया जाएगा भारत NCAP प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा वाहन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करना, मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ग्राहकों के एक उपकरण प्रदान करना। ठीक है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 पर आधारित होगा, और ये जो विकसित किया गया है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो कि पुणे में है, जिसका नाम है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ये पहल जो है जम्मू में चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ये बेसिकली है क्या? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू की एक पहल है, और इसका स्थान है चड्डा, जम्मू में स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है न्यूरोपैथ, कैंसर और मिर्गी जैसे पीड़ित रोगियों का इलाज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सल्फर लेपित यूरिया, अभी न्यूज़ में है। इसको यूरिया गोल्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका अभी जो इसको लॉन्च किया गया है सिक्कर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यूरिया गोल्ड है क्या? यूरिया गोल्ड एक नई किस्म की यूरिया है जो कि सल्फर से लेपित होगा, और इसका उद्देश्य है कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना। ठीक है, चलिए अभी न्यूज में था अच्छी विनिर्माण प्रथाएं GMP। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने फार्मास्यूटिकल जितने कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है उसको संशोधित की जाएगी, और उसको निर्देश दिया है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो प्रक्रिया है वो वैश्विक मानकों को बराबर लाना। ठीक है, जो विश्व में बनाए जाते हैं जो प्रक्रिया है मेडिसिन के उसके बराबर आना। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो भारत का स्थान जो है मात्रा के हिसाब से अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से मेडिसिन का, तो ये तीसरा उत्पादक है विश्व में। अगर मूल्य के हिसाब से बात करें तो ये 14 नंबर पे आता है। भारत में जो है जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है भारत। मात्रा के हिसाब से बात करें तो ये 20% जो है विश्व में आपूर्ति करता है जेनरिक मेडिसिन, और दुनिया में 60% वैक्सीन जो है वो भारत से ही सप्लाई किया जाता है। अभी एक द्वीप जो है वो बहुत न्यूज़ में था, कच्चा तीबू द्वीप।
इसका जो है चर्चा किया गया था, जिक्र किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में। अब ये है कहाँ पर? ये भारत जो है, भारत और श्रीलंका के समुद्री समझौता हुआ था 1974 में। इसके अंतर्गत जब वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी का सरकार हुआ करता था उस टाइम में, तो इस कच्चातीबू द्वीप को जो है श्रीलंका को सौंप दिया था। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है पाक स्टेट जो है आपके श्रीलंका और भारत के बीच में, मतलब तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, तो ये 285 एकड़ का एक स्थान है। ये एक द्वीप है जो आइलैंड है, ये समुद्र के किनारे, मतलब समुद्र में बसे हुए हैं। और इसको जो है 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था तब ये द्वीप का निर्माण हुआ था। 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यह एक तमिलनाडु के एक जमींदार थे जिनका नाम था रामानाथ जमींदार। इसके अंतर्गत इस पे इसी का अधिकार था, ठीक है, इसी का दिन था। फिर बाद में ये ब्रिटिश राज के दौरान जो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। फिर 1974 में इसको जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। एक पैनल गठन किया गया था, जस्टिस रोहिणी पैनल। बेसिकली इसमें इतना ही याद रखना है कि जस्टिस रोहिणी पैनल किससे संबंधित है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको कहा जाता है, ये उप वर्गीकरण पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये 4 सदस्यीय आयोग था। इनकी नियुक्ति की गई थी 2 अक्टूबर 2017 को। तो ये बेसिकली याद रखना और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। जस्टिस रोहिणी पैनल किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित है। इसका उप वर्गीकरण का काम इसको सौंपा गया था। एक पैनल गठन किया गया था जिसके अंतर्गत जो है एनसीईआरटी बुक को जो है नए पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाने का काम सौंपा गया है। और इस जो है इसका टॉपिक ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, ये इनका बेसिकली नाम है। ये एनसीईआरटी में बदलाव करने के लिए 19 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एमसी पंत को। ये नाम आप याद रख सकते हैं। एमसी पंत की अध्यक्षता में एनसीईआरटी में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके सह अध्यक्ष की अगर बात करें तो मंजुल भार्गव है, और जो कि पीटरसन विश्वविद्यालय से है। और इसका उद्देश्य मेनली ये है कि एनसीईआरटी पुस्तकों को नए पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाना। इसमें अगर बात करें तो सुधा मूर्ति और शंकर महादेवन भी इसी से संबंधित है, मतलब इसके मेंबर में शामिल है ये 19 सदस्यीय समिति में। पहल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मेन इतना ही याद रखना है। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि आगंतुकों के लिए प्रवेश पास ऑनलाइन तैयार करना, ठीक है, ये याद रखना है। सुस्वागतम पहल जो है ये सुप्रीम कोर्ट का एक पहल है। बाकी नेक्स्ट है सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का गठन किया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें नए पैनल के अध्यक्ष जो है प्रणब सेन है, जो कि भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीवाद है। और इसका गठन जो किया गया था। नेक्स्ट अभी न्यूज में है मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा। ये फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि ताइवान के हैं। इन्होंने तमिलनाडु के साथ एक आशय पत्र पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। और इसका बेसिकली ये है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में मोबाइल कंपोनेंट का निर्माण करना, ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी जो है भेदभाव विरोधी मापदंड, ये शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष पैनल का गठन किया है, जिसके अंतर्गत जो भेदभाव विरोधी मापदंड का कुछ क्राइटेरिया रखा है। उद्देश्य इसका क्या है? जो ओबीसी SC ST के जो अन्य अल्पसंख्यक से संबंधित है लोग या स्टूडेंट है, उससे अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना मेन काम है इसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भेदभाव विरोधी मापदंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो भी SC ST और OBC के छात्र है जिसको अगर भेदभाव का अगर सामना करना पड़ रहा है स्कूलों में, तो उस पर रोक लगाना इनका मेन काम है। चलिए अभी एक जो है लॉन्च किया गया है जल दोस्त। अब ये जल दोस्त क्या है? ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। जल दोस्त बेसिकली ये क्या है? ये एक रोबोट है। ये झीलों में, नदियों में और जो भी तालाब है उसमें जो जलीय पौधा या खरपतवार निकलती है उसको वहाँ से निकालने का काम करेगा। तो इसमें आपको यहाँ जो जलकुंभी वगैरह देखे होंगे कि तैरते रहता है तालाब में या फिर झीलों में, तो उसको निकालने का काम कौन करेगा? जल दोस्त। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर के द्वारा ये विकसित किया गया है। हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है उत्कर्ष एवं उन्मेष पर्व। ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 अगस्त 2023 को ये उद्घाटन किया गया है। इसके आयोजक जो थे, आयोजक मंत्रालय की अगर बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी है। और ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन ये था।
कला है और यहाँ पे उस राज्य से संबंध किस राज्य से संबंध है ये देख लीजिएगा। एक लिस्ट है यहाँ पे। जबरो नृत्य ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये लेह और लद्दाख में प्रैक्टिस किया जाता है। ये सूबीवाड़ ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये नागालैंड में किया जाता है। सिंधी छम ये सिक्किम में किया जाता है। देखिए नाम है सिंधी और सिंधी छम, और कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये सिक्किम में। राय एवं नरेरी ये प्रैक्टिस किया जाता है मध्य प्रदेश में। लवानी ये महाराष्ट्र में। सिंगाड़ी ये उड़ीसा में। और टप्पेटा और गुल्लू ये आंध्र प्रदेश में। और कालबेलिया ये प्रैक्टिस किया जाता है राजस्थान में। और ये बिहू का तो आपको पता ही होगा, तीबा और बिहू प्रैक्टिस किया जाता है असम में। ये भी एक संबंधित है। झिझिया ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये बिहार में। और आजी लामू ये प्रैक्टिस किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अभी एक कला प्रदर्शनी हुआ है जिसका नाम है सा। ठीक है, सा क्या है, एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई मतलब 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह आधारित भूमि कला प्रदर्शनी है, जो कि आयोजित किया जाता है लेह में, डिस्को वैली में यह आयोजित किया जाता है। सा का अर्थ होता है मिट्टी, ये लद्दाखी भाषा की बात है। सा का अर्थ होता है मिट्टी, और ये जर्मन दूतावास ने भी इसका समर्थन किया है। कि ये दो मेडिसिन है जो ऊपर में दिया हुआ है, केटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक, ये दो मेडिसिन है और इसके उपयोग पे अभी केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया गया है। ये बेसिकली जानवरों का दवा है, इसके बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। इसका कारण क्या है, मवेशियों के लिए ये हानिकारक और मृत जानवरों के सब खाने पर गिद्धों की मौत है। ठीक है, मवेशी को अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके लिए भी हानिकारक है। अगर वही मवेशी जिसको इंजेक्शन दिया गया है वो मर जाता है तो जब गिद्ध खाते हैं तो उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये दो दवा पर रोक लगा दिया गया है। ऐसा करने वाला जो है ये जो केटोप्रोफेन दवा है उसको उपयोग पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश। का नाम देख लीजिएगा, डाइक्लोफेनाक है। ये दर्द निवारक दवा है। इसके उपयोग के कारण भी गिद्ध की जनसंख्या में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा है। ये बेसिकली क्या होता है, जब इसका उपयोग करते हैं परिणाम स्वरूप जो होता है गिद्धों का गर्दन झुक जाता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले राहुल गांधी की जो सदस्यता था उसको रद्द कर दिया गया था, तो अभी हाल ही में राहुल गांधी को संसद का दर्जा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। वो जो है केरल के वायनाड से सांसद है। देखिए अभी न्यूज़ में था हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम क्या है, तो हवाना सिंड्रोम का अभी क्या हो रहा है, जांच किया जा रहा है भारत में। ये मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण है। इसमें क्या होता है कि बिना शोरगुल किए ही आपको क्या होगा कि शोर सुनाई देगी। ठीक है, चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, और इसमें क्या होगा, सुनने की क्षमता भी आपको धीरे धीरे लॉस हो जाएगी। तो ये सबसे पहले 2016 में जो क्यूबा की राजधानी हवाना में पाई गई थी, इसीलिए इसको रखा गया है नाम हवाना सिंड्रोम। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मणिपुर हिंसा पर न्यायिक पैनल सभी महिलाएं हैं। जितने भी न्यायिक पैनल का गठित किया गया है मणिपुर हिंसा के जांच के लिए, सभी पैनल जो है वो महिला है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है। सदस्य इनके कौन है, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल है, इनके अध्यक्ष बनाया गया है। और न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी है और न्यायमूर्ति आशा मेनन है। इसमें सारे पैनल जो है वो महिला ही है, इसीलिए ये न्यूज़ में है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसका कारण क्या है, कानून के शासन में विश्वास और विश्वास बहाल करने और विश्वास बनाने का एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS दत्ता को CBI जांच के लिए निगरानी के लिए नियुक्त किया गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली ये नाम आप याद रखेंगे। सारे सदस्य जो है महिला है। गीता मित्तल जो है ये अध्यक्ष है। छोटे बड़े न्यूज़ इसमें कवर किया गया है, लेकिन हम उसी पे बात करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अभी भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का विकसित किया जा रहा है। ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध जी से संबंधित है। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन PM उस टाइम में शेर बहादुर देवा ने 2022 में इसका आधारशिला रखा था। ठीक है, चलिए, IIM मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE का नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया है, IIM मुंबई रख कर दिया गया है। ठीक है, मुंबई का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान, महाराष्ट्र दूसरा, और पहला जो है ये IIM नागपुर है, और देश का 21वां IIM ये बना है। देखिए अभी जो है मई मंथ में एक कोविड का नया वेरिएंट अभी देखा गया है, मामला मिला है अपने भारत के कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में देखा गया है। कब देखा गया, 29 मई 2023 को देखा गया है। तो ये कोविड-19 का नए वेरिएंट का नाम है एरिस, जिसको EG5.1 नाम दिया गया है, और ये जो है नया कोविड वेरिएंट है। दूसरा सबसे प्रचलित स्ट्रेन है और ओमिक्रॉन का ही ये वेरिएंट है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, एरिस जो है ये कोविड-19 का वेरिएंट है।
अपराजित। द इंडिया ब्लॉक का जो अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त 2023 को गिर गया है और विश्वास प्रस्ताव बेसिकली विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है संसद में। ठीक है, तो ये जो है मणिपुर का भी जो हिंसा हुआ था उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अपोजिशन पार्टी के लिए। और इसके चर्चा के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, वो बुलाए थे चर्चा के लिए 8 से 10 अगस्त 3 दिन का चर्चा हुआ था। 3 दिन 16 घंटे का चर्चा के लिए बुलाया गया था। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी पर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। पहला 2018 में किया गया था। ठीक है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी अपने संसद में 28 बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया है संसद में। अब पीएम मोदी 2 बार सामना किए हैं। केरलम क्या है, केरल विधानसभा के जो राज्य का नाम है उसका नाम बदलकर क्या रखने वाला है, केरलम करने का प्रस्ताव भी जो पारित किया गया है। अगर किसी राज्य का नाम अगर बदलना हो तो ये केंद्रीय गृह मंत्री से मंजूरी लेनी पड़ती है। और ये मेंशन किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 3 में ये मेंशन किया गया है। और इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद या आर्टिकल 3 में क्या कहा जाता है, मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में आवश्यक किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन से संबंधित कानून से संबंधित बात इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 3 में। एक अभियान चलाया जा रहा था हर घर तिरंगा। इसके आयोजक कौन थे, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया था हर घर तिरंगा, जो कि 13 से 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया गया है ये। और ये क्या था, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो ये तत्वाधान में आयोजित किया गया था हर घर तिरंगा। और आयोजक कौन थे, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस की मुख्य बातें, तो पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किए। पीएम मोदी जो है लगातार 10वां बार स्वतंत्रता दिवस संबोधित किए हैं। और 2023 का जो थीम था, ये थीम क्या था, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। और इसमें बात कही गई कि 3 चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वो क्या है, तुष्टीकरण। इसके लिए 3 बातों से लड़ना ज़रूरी है, ये बात कहा है। और यहाँ पर कारीगरों के लिए जो है विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। और प्रारंभिक में इसका परिव्यय जो था 13,000 करोड़ था, जो कि 13,000 से 15,000 करोड़ किया गया था। ये शुरू करने की घोषणा भी किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, विश्वकर्मा योजना था। कि महिला स्वतंत्रता सेनानी, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी, जिसमें मांतगिनी, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, मांतगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ का भी उल्लेख किया। अब ये दोनों कौन थे, मांतगिनी हाजरा जो 73 वर्ष की उम्र में पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई। इसको गांधी बूढ़ी या बूढ़ी गांधीवादी महिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मार्च के नेतृत्व करते समय ब्रिटिश की गोलियों से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये नाम आप याद रखेंगे, मांतगिनी हाजरा। दूसरा प्रसिद्ध नाम है जिनका चर्चा अभी द्रौपदी मुर्मू की थी, कनकलता बरुआ। अब ये कौन है, कनकलता बरुआ, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो कि 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो क्वाइट इंडिया के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक मानी जाती है। उन्होंने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस जो है मृत्युवाहिनी का नेतृत्व किया था। मतलब कि फहराने के दरमियान इसको गोली मार दिया गया था। जुलूस में उन्होंने अंग्रेज़ों को गोली मार दी थी, जुलूस में उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसे गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये 2 नाम है मॉल। अब यूनिटी मॉल क्या है, तो ये उज्जैन में बनाया जा रहा है। उज्जैन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। इस यूनिटी मॉल में एक जिला एक उत्पाद के तहत जीआई उत्पादन, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पाद को प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यूनिटी मॉल कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकसित किया जा रहा है। अभी हाल ही में संसद में इसका जिक्र किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, मिजोरम बमबाड़ी। ये देखिए, पीएम मोदी अभी हाल ही में लोकसभा में इसका जिक्र किया। बेसिकली ये है क्या, तो ये भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल 1966 में शुरुआत में मिजोरम, जिसको मिजो हिल के आसपास जो उग्रवादी विरोध की भूमिका में किया गया था। और यहाँ पर बेसिकली जो आइजोल पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जेरिको चलाया गया था। ठीक है, जिसके चलते बमबारी करना पड़ा था। यहाँ पर का विमान का प्रयोग किया गया था, एक था तूफानी और दूसरा था शिकारी। बस इतना ही याद रखना है। इन्हा का जो है निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध परमाणु और भौतिक वैज्ञानिक विकास जो थे, ये क्या थे, मतलब ये कौन थे, ये वैज्ञानिक थे, ये समझ लीजिए।
जो है परमाणु वैज्ञानिक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो पहली बार जेनेवा में यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन में भारतीय टीम को ये नेतृत्व किए थे और इनको 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अभी न्यूज में है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, ये बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। ये 43 दिन में पूरा हुआ है बनके, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया गया है लंसन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा ये निर्माण किया गया है 3D मुद्रित डाकघर। और IIT मद्रास से तकनीकी की सहायता, मतलब तकनीकी की सहायता कहाँ से मिला है, तो IIT मद्रास से इसको मिला है, जिसका नाम रखा गया है परबल। अब ये क्या है, ये भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर है जिसका रेंज लगभग कितना है, 50 मीटर का रेंज है। और ये अन रिवॉल्वर की रेंज से लगभग ये 2 गुना रेंज है इसका। तो परबल क्या है, एक रिवॉल्वर है और ये विकसित किया गया है किसके द्वारा, एडवांस वेपन्स एंड द इक्विपमेंट इंडिया, जो कि कानपुर में है, इसी के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, मतलब किया गया है। दूसरा भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर, श्री पेरम्बूर में किया गया है। तो ये याद रखना, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है दूसरा में आपको याद रखना है भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है चेन्नई तमिलनाडु में। सुविधा जो है ये पूर्वोत्तर भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में कौन से हवाई अड्डा है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में, और यहीं पे डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ हुआ है। तो उत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा कहाँ पर लॉन्च किया गया है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, अभी जो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में एक पैनल का गठन किया गया है, जिसके हेड कौन है, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है अमिताभ कांत पैनल है और ये 14 सदस्यीय ये पैनल है। इसमें कहा गया है कि 21 अगस्त को इसी हाल ही में अभी 21 अगस्त को ये अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो कि मार्च 2023 में इस पैनल का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजना को जांच करना और उन्हें पूरा करने के तरीकों को सिफारिश करना मेन इनका काम था। पूछा जा सकता है कि अमिताभ कांत पैनल जो है, जो 14 सदस्यीय है, वो किससे संबंधित है, तो ये रियल एस्टेट परियोजना को जांच करने से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग। चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुआ था वो 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, चंद्रयान 3 किस पर अभी लैंडिंग हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कुल मिलाकर चौथा देश है भारत। ये अमेरिका है, रसिया है, चीन है और चीन के बाद चौथा नंबर है हमारे भारत का, और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला है। अब ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, इसका मुख्य प्रयोग क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है रंभ एक जो है एक डिवाइस है। ये क्या करेगा, चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉन के आयनों का अध्ययन करेगा। और दूसरा अगर बात करें तो CHAST, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसका मतलब होता है चंद्र का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग। इसके प्रयोग से क्या किया जाएगा कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह पर थर्मल गुणों का भी अध्ययन करेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो चंद्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए उपकरण जो लैंड किया भेजा गया है, उसके थ्रू क्या किया जाएगा कि चांद पर जो भूकंप है उसको भी ये मेजर करेगा। अभी हाल में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया 2023 में। ये 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल कारगिल विजय दिवस। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का सामना करना, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इस दरमियान। इसमें क्या हुआ था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी संबंधित किससे है, ये कारगिल विजय से संबंधित है। इसमें भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई हमला किया गया था और भी अभियान चलाया गया था, जैसे ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार चलाया गया था, पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया नौसैनिक ऑपरेशन था। और उसके बाद कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो मई से जुलाई तक चला था 1999 में। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक
ये जो है नेतृत्व किए थे इसको। और ऑपरेशन बद्र भी चलाया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने सियाचिन में भारतीय सैनिकों को रोकने की उम्मीद से नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ जो LOC है, लाइन ऑफ एक सेकेंड, तो जो कि पाकिस्तान सैनिकों ने जो सियाचिन में भारतीय सैनिकों को रोकने की उम्मीद से नियंत्रण रेखा जिसको LOC कहा जाता है उसमें भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। उसी को रोकने के लिए हम लोग ऑपरेशन बद्र चलाए थे। चलिए, इसका नाम आप लोग याद रख लेंगे, ये है S भगनोक कोन्याक। ये नाम आप याद रखेंगे, ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनी है, ठीक है, और जो कि कहाँ से है, नागालैंड से है। अविश्वास प्रस्ताव का बात कर चुके हैं, ये क्या अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। और ये किसके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया गौरव गगोई के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद है। आज़ाद भारत के इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। आज तक इसमें से केवल एक प्रस्ताव में पारित होने से सरकार गिरी है, जो कि 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूज में था विश्व शहर संस्कृति मंच। ये जो बेंगलुरु है, ये विश्व संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला ये पहला भारतीय शहर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। वर्तमान में कुल शहर जो है 40 शहर है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और टोक्यो और दुबई इसमें सम्मिलित है। 2022 क्रेंच नीति क्या है? यह हरियाणा क्रेंच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। इसमें लाभ किसको मिलने वाला है? जो कामकाजी महिला है अपने बच्चों को, अपने बच्चे जो बच्चे हैं 6 महीने और 6 साल के बीच का है, वो 6 से 8 घंटे के लिए करेंच सुविधा में भर्ती करा सकती है। ये करेंच नीति शुरू करने वाला जो राज्य बन गया है पहला, कौन? ये हरियाणा। इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये सैनिक का मतलब था सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना गुजरात। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि सौराष्ट्र के लोगों को सिंचाई योग्य भूमि और पीने योग्य पानी नर्मदा नदी से उपलब्ध करवाना। IISc बेंगलोर और निगाटा यूनिवर्सिटी। चलिए, तो ये तो था तो सैनिक योजना का डिटेल। बाकी अगर इससे हटके कुछ हम बात करें तो IISc बेंगलोर और निगाटा यूनिवर्सिटी जो कि जापान का है, इन्होंने हिमालय से 600 मिलियन वर्ष पुराना समुद्री जल की अभी खोज किया है। वैज्ञानिकों ने पश्चिम कुमाऊं हिमालय में अमृतपुर से मिलम हिमनद और देहरादून से गंगोत्री हिमनद क्षेत्र की भी खोज की है। पदारियों के लिए ST का दर्जा। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर के 4 ऐसे समुदाय है जिसको अनुसूचित जनजाति ST की सूची में शामिल किया गया है। ये 4 समुदाय है जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जैसे गड्डा ब्राह्मण, कोली, पदारी जनजाति और पहाड़ी जनजाति समूह को शामिल किया गया है। ये बेसिकली जो है कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। 4 समुदाय के लोग हैं जिनको अभी ST का दर्जा मिला है। हाल ही में एगो GI टैग मिला है। ये राजस्थान का प्रोडक्ट है, नाथ द्वार पछवाई पेंटिंग को, ठीक है। उसका कश्मीर का कुछ है जिसका नाम है मुस्कत। जम्मू कश्मीर का एक चावल है जिसका नाम है मुसकबू दजी चावल। और चिकरी लकड़ी शिला जो है, ये दोनों को मिला है अभी GI टैग, जो कि एक राजस्थान से है नाथ द्वार पछवाई पेंटिंग, और ये बाकी जो है जम्मू कश्मीर से है। बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार का मोर्चा चावल को मिला है, और गोवा का कुछ प्रोडक्ट है, एक बैगन है और एक है ओकाड़, इस सबको मिला है अभी हाल ही में GI टैग। चलिए, नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग। जो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग का स्थापना किया जा रहा है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कहाँ? तो जमशेदपुर में और सिंहभूम के पूर्वी सिंहभूम इलाका में। ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन फिर भी देखेंगे। 600 मिलियन वर्ष पुराना महासागरीय जल का भी खोज किया है। किसके द्वारा? ये IISc बेंगलोर और निगाटा यूनिवर्सिटी जापान के द्वारा हिमालय से 600 मिलियन वर्ष पुराना समुद्री जल की खोज किया गया है। वैज्ञानिकों ने पश्चिम कुमाऊं हिमालय, अमृतपुर से लेकर मिलन हिमनद तक और देहरादून से गंगोत्री तक हिमनद क्षेत्र की भी खोज की है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा। किसके द्वारा पूछा जा सकता है, किसके द्वारा 600 मिलियन वर्ष पुराना महासागरीय जल का खोज किया गया है? तो ये IISc बेंगलोर और निगाटा यूनिवर्सिटी जापान के द्वारा खोजा गया है हिमालय के क्षेत्र में।
अभी न्यूज़ में था मुक्त संचालन। ये मुक्त संचालन क्या है? तो इसमें क्या किया गया कि भारत और म्यांमार के बीच पारस्परिक सहमति वाली व्यवस्था है ये। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सीमा के दोनों ओर रहने वाले जनजातीय समूह को बिना वीज़ा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है, ये मुक्ति संचालन व्यवस्था के अंतर्गत। बाकी अगर हम लोग बात करें तो भारत और म्यांमार की सीमा जो है ये 1643 किलोमीटर साझा करता है म्यांमार भारत से सीमा। इसके अंतर्गत 4 ऐसे राज्य है जो कि भारत का 4 ऐसे राज्य है कि म्यांमार को सीमा को टच करता है। मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 प्रदेश जो है या कह सकते हैं 4 राज्य की सीमा जो है म्यांमार देश से लगती है। एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप लोग की आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।